हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है, खास तौर से एसएससी जीडी के विद्यार्थियों के लिए जिनका एग्जाम बहुत ही करीब है। उन्हें देखते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा जो चेहरा होगा पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, खास तौर से क्योंकि कैमरे से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हमें चेहरे से क्या मतलब, कंटेंट से मतलब है, ठीक ना। कंटेंट आपको बेहतर तरीके से दिया जाएगा, ठीक ना। तो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब यह होता है कि इसमें न तो कुछ लिखित जानकारी मिली है और न ही पढ़ा गया है। ऐतिहासिक काल का मतलब आदि ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारी मिली है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। प्रागैतिहासिक काल में आपके पाषाण काल आते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में आपका सिंधु घाटी की सभ्यता आ जाती है। वैसे ही ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारी भी मिली है और इसे पढ़ा भी गया है। इसी को प्राचीन काल से आधुनिक काल तक का लिया जाता है। यही आपका मेन इतिहास होता है। ये आपका वैदिक काल से प्रारंभ होता है और आपका वर्तमान अब तक चलता है। यही ऐतिहासिक काल कहलाता है, ठीक ना। तो इसी में पढ़ेंगे आप प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में जब देखिए क्या हुआ था, सबसे पहले कि मनुष्य सबसे पहले पाषाण काल से आया, धीरे धीरे सभ्यता सीखने लगा। सभ्यता सीखते सीखते एक सिंधु घाटी की सभ्यता में एक सभ्य मानव की तरह हुआ। फिर क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। इसका विनाश माना जाता है आपके बाढ़ के कारण। उसके बाद मध्य एशिया के खैबर दर्रे से आर्य लोग आए। आर्य लोग भारत का आर्यीकरण करने के लिए आए थे। इसमें दो सबसे बड़े ऋषि गौतम राहुगढ़ और आपके अगस्त ऋषि थे। दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि ने इसका आर्यीकरण किया था और उत्तर भारत में आपके गौतम राहुगढ़ किए थे। उसके बाद धीरे धीरे 1000 ईस्वी में इलाहाबाद के अतरंजी खेड़ा से आपका लोहा की खोज हो गया। और लोहा की खोज होने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ आपके गांव हुआ करते थे। गांव आगे जाकर ग्रामीण बने थे। ग्रामीण आगे जाकर आपका जनपद बना था। यही जनपद धीरे धीरे बड़ा होने लगा और महाजनपदों का कार्यकाल आ गया, ठीक ना। 16 महाजनपद हुए जिसमें बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद क्या हुआ कि आप आ जाते हैं प्राचीन इतिहास में बड़े बड़े राजवंश का। तो प्राचीन इतिहास प्रारंभ ही होता है मगध महाजनपद से। मगध महाजनपद एक महाजनपद का एक सबसे बड़ा हिस्सा हुआ और भविष्य में पूरा प्राचीन इतिहास काल में सबसे मुख्य भूमिका निभाया था मगध महाजनपद। समझ में आ रहा है? तो देखिएगा मगध महाजनपद में टोटल 7 राजवंश ने शासन किया। पहला था आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर शुंग वंश, कण्व वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश। 7 वंश हुआ। तो हम लोग लाइन से पढ़ते जाएंगे क्रमबद्ध। तो मगध महाजनपद का सबसे प्राचीनतम अगर कोई राजवंश मानता है तो हर्यक वंश को न मान के आपका माना जाता है बृहद्रथ वंश। अब कहेंगे सर जी कैसे याद करेंगे, तो हम काहे लिए हम याद करा देंगे। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करना होगा। ट्रिक होगा बाबू हसीन माशुका से शादी करेंगे। अपने पिताजी से कहिएगा कि बाबू हसीन माशुका से शादी करेंगे। तो पिताजी के जवाब क्या देंगे कि बेटा पहले पढ़ लो, सरकारी नौकरी मिल जाए तब शादी कर लेना। तो इसके लिए एक बढ़िया सा ट्रिक, बाबू हसीन माशुका से शादी करेंगे। नौकरी नहीं मिलेगी तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए ये ट्रिक रहेगा ना। बाबू से क्या हो जाएगा आपका बृहद्रथ वंश। बाबू से बृहद्रथ वंश। सबसे प्राचीन मगध महाजनपद का कोई राजवंश हुआ तो बृहद्रथ वंश। कहीं आपका इससे क्वेश्चन बनता है लेकिन खास तौर से इसका लिखित जानकारी ज़्यादा नहीं मिला, इसलिए इसे नहीं पढ़ा जाता है। पहला महाजनपद माना जाता है आपका हर्यक वंश को, ठीक। हर्यक वंश को ज़्यादा समय न लेंगे। तो बृहद्रथ वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ के ही लड़का हुए जरासंध। और जरासंध की ही लड़ाई भीम से मल्ल युद्ध में हुआ था। सोचिए महाभारत के समय से ये आपका महाजनपद चल रहा है, ठीक। लेकिन इसका कोई लिखित जानकारी ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक ना, इसीलिए इसे छोड़ दिया जाता है। तो जरासंध के बाद अगले शासक आते हैं सहदेव आते हैं। और सहदेव के बाद अंतिम शासक होते हैं रुपुंजय। बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक होते हैं रुपुंजय। और रुपुंजय को ही उन्हीं का मंत्री होता है जिसे कहा जाता है पुलिक या मही। ये रुपुंजय
कुलिक या महिरुपुंजे का वध कर देता है, मार देता है और अपने न बैठ के अपने लड़के को बैठा देता है। तो इसी का लड़का एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम होता है हर्यक वंश। इसका नाम हर्यक वंश होता है। तो हर्यक वंश के संस्थापक पूछ देगा तो बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। इसका समय था 544 बीसी से 492 बीसी तक। इसका जो जब राजा बना तो राजा 544 बीसी से 492 बीसी तक राजा रहा। ये अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत अग्रणीय था, बहुत तेजी से अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। होता है ना कि कई लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस चाहता है, बहुत जल्दी, तो ये वैसे ही था, अपने साम्राज्य का बहुत ज्यादा क्षेत्रफल विस्तार करना चाहता था। तो इसने कई रणनीतियां लगाई, कई लोगों से युद्ध किया, कई लोगों से संबंध बनाया, कैसे भी दोस्ती करके, शादी करके, लड़ाई करके कैसे भी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए इसने क्या किया, कई शादी की। जैसे में साम्राज्य विस्तार करने के लिए इसने सबसे पहले अवंती का राजा थे, अवंती उस समय महाजनपद हुआ करता था। इसी अवंती महाजनपद को महिष्मती भी कहा जाता है। अवंती महाजनपद का राजधानी थी आपकी उज्जैन, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी। उसके बाद उसके वहां के राजा थे चंद्रप्रदोप, और इतना बीमारी से ग्रसित थे, एकदम मरने के कगार पे आ गए थे। इसमें बिंबिसार को सूचना मिलती है कि वहाँ के राजा मरने के कगार पे हैं। तो वहीं से अपने बिहार से ही, मगध महाजनपद बिहार में था, और बिहार से ही अपने यहाँ से एक वैद्य भेजे थे। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। वैद्य भेजे थे और वैद्य का नाम था जीवक। जीवक ने इन्हें सही कर दिया, और इन्हें सही करने के बाद ये चंद्रप्रदोप जो थे बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर लिए। और जब बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर लिए तो सोचिए कि बिंबिसार की अधीनता जब स्वीकार कर लिए, सोचिए कि आपका अवंती महाजनपद और मगध महाजनपद एक हो जाएंगे ना। तो ये महाजनपद आपका एक हो गया, अवंती, और इस तरीके धीरे धीरे ऐसे ही साम्राज्य विस्तार होते हुए तो बहुत बड़ा मगध बन गया था, ठीक ना। तो ये इसमें अधिकार कर लिए। अब पूछता है जो जीवक था वो किसका लड़का था। तो जीवक जो था आम्रपाली का लड़का था, और आम्रपाली बौद्ध धर्म अपनाने वाली दूसरी महिला थी। आम्रपाली एक पेशे से वैश्या थी, और वैश्या किसकी थी, बिंबिसार की। बिंबिसार का ही लड़का था जीवक, लेकिन इसे माना नहीं जाता था, ठीक ना। ये वैश्या का लड़का था, इस तरीके से माना जाता था, ठीक ना। तो उसके बाद आगे आते हैं। तो इसने विवाह करके अपना साम्राज्य विस्तार किया। कैसे, वैशाली नरेश चेतक की पुत्री, बहन नहीं, बहन से तो महावीर स्वामी के पिताजी सिद्धार्थ का शादी हुआ था ना। उनकी पुत्री, चेतक की पुत्री चेलन्ना से इसका शादी हुआ था। बिंबिसार का चेतक की पुत्री चेलन्ना से इसका शादी हुआ था, और इसी चेलन्ना का पुत्र था अजातशत्रु। तो इनका विवाह 3 जगह पे किए थे। वैशाली के नरेश चेतक की पुत्री चेलन्ना से किए थे, जिनका पुत्र अजातशत्रु था। उसके बाद काशी की नरेश प्रसन्नजीत की बहन कोसला देवी से विवाह किए थे, और दहेज में काशी को ले लिए थे। तो सोचिए कि उस समय का काशी महाजनपद भी आता था आपका काशी, उसके बाद आपका काशी के बाद आपका मध्य प्रदेश का अवंती, इधर आपका मगध, तीनों एक हो गए। यहाँ से शादी किए। फिर पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किए थे। 3 शादी किए थे। पहला वैशाली में चेलन्ना किसकी पुत्री थी, तो चेतक की पुत्री थी। चेतक वहाँ का नरेश था, ठीक ना। चेतक की पुत्री, वैसे ही वैशाली में चेतक की पुत्री, काशी में प्रसन्नजीत की बहन कोसला देवी से, और पंजाब में राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। उसके बाद ऐसे ही विवाह करते जा रहा था। फिर क्या हुआ कि तब तक इसे चढ़ा दिया गया कि तुम लास्ट तक यही मतलब देखिए कितना समय तक थे, 544 से 492, लगभग 50 साल तक राजा बने रहे। तो कहेंगे तुम कब बनोगे। अजातशत्रु को चढ़ा दिए सब। अजातशत्रु ने क्या कर दिया, अपने पिताजी को मार दिया। इसीलिए अजातशत्रु का जो कार्यकाल आता है, इधर देखिएगा, अजातशत्रु का जो कार्यकाल वो 491 से 462 तक था। 491 से 462 तक। इसलिए इसने अपने पिता को मार दिया
इसीलिए इसे पितृहंता कहते हैं। पितृहंता, अपने पितृ की हत्या करने वाला। इसके बचपन का नाम था कुड़िक, बचपन का नाम था कुड़िक। और जब इसने अपने पिता को मारा तो बताइए किसका लड़का था? वैशाली की नरेश चेलन्ना का। तो वैशाली वाले तो विरोध करेंगे नहीं इसका, नहीं करेंगे। करेगा विरोध कौन? तो बनारस के प्रसेनजीत घुसिया जाते हैं और प्रसेनजीत अजातशत्रु पे अटैक कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। दोनों में युद्ध होता है। अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रसेनजीत की पुत्री, वो प्रसेनजीत की बहन थी, प्रसेनजीत की पुत्री वाजीरा से अजातशत्रु का विवाह हो जाता है और फिर से वैवाहिक संबंध बन जाता है और फिर काशी इनके अधीन आ जाता है। तो इसका विवाह किससे होता है? वाजीरा, इसका विवाह काशी नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वाजीरा से विवाह होता है और इन्हीं का पुत्र होता है उदायन। उसके बाद क्या कर देते हैं कि उस समय वहाँ की राजधानी होती है, मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगीर या राजगिरी। तो ये क्या करता है? अजातशत्रु राजगीर का किलाबंदी करा देता है कि कोई इस पर आक्रमण नहीं करेगा। राजगीर का क्या कर देता है? किलाबंदी करा देता है, राजगीर का किलाबंदी। और उस समय जो वैशाली था, इसका जो ननिहाल था, वैशाली को पूरी तरह से इसने जीता नहीं था। वैशाली बहुत ही बड़ा उस समय का महाजनपद था, सबसे प्राचीन महाजनपद ही माना जाता है आपका वैशाली को, ठीक ना। वैशाली को, तो वैशाली को पूरी तरह से जीता नहीं था। तो वैशाली में अपने गुप्तचर बनाकर वर्षकार नामक गुप्तचर को भेजा था, जाओ वहाँ की खुफिया जानकारी लेकर आओ, कैसे कैसे वहाँ के लोग हैं, कैसे उस पर आक्रमण किया जाएगा। तो ये जाता है और वहाँ की खुफिया जानकारी इसको बताता है। और उसी समय अजातशत्रु 2 हथियार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग करता है और वैशाली को पूरी तरह से जीत जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा वह कौन सा राजा था जिसने वैशाली को पूरी तरह से जीत गया था? तो कौन था आपका? अजातशत्रु। उसके बाद इसी अजातशत्रु के समय चौथी बौद्ध संगीति 483 BC में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, ठीक ना। फिर ये भी देखिए 491 से 462 लगभग 30 साल तक राजा रहता है। फिर इसका लड़का गुस्सियाने लगता है कि यो नहीं हट रहा है, तो वो क्या कर देता है? उदायन अपने पिता को मार देता है। तो इसे भी पितृहंता कहा जाता है। तो सबसे पहले आप बताइएगा मगध महाजनपद का संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार के ने अवंती को कैसे मिलाया था? तो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को क्या किए थे? बचाकर। कौन बचाया था? जीवक कौन था? आम्रपाली की पुत्र था। आम्रपाली कौन थी? तो बिंबिसार की रखेल थी, ठीक ना। उसके बाद उसने 3 विवाह किया था। पहला कौन सा किया था विवाह? पहला किए थे वैशाली नरेश चेतक की पुत्री चेलन्ना से, जिसका पुत्र था अजातशत्रु। दूसरा विवाह काशी नरेश प्रसेनजीत की बहन से, कोसला देवी से। और तीसरा पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से किया था, ठीक ना। उसके बाद अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु अपने पिता को मार देता है और इसी का विरोध कर देते हैं प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत जब इसका विरोध कर देते हैं तो मतलब इसमें आक्रमण होता है और इसमें दोनों के दोनों क्या कर देते हैं? आपस में वैवाहिक संबंध कर लेते हैं और प्रसेनजीत की पुत्री वाजीरा से इसका विवाह हो जाता है और वाजीरा का ही लड़का होता है उदायन। और इसका बचपन का नाम कुड़िक था। इसने राजगीर का किलाबंदी कराया था। वैशाली को कैसे जीता था? तो गुप्तचर भेजकर। गुप्तचर का नाम क्या था? वर्षकार। क्वेश्चन पूछ चुका है वर्षकार। किन 2 हथियारों का प्रयोग किया था? तो रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किए थे ना। चौथी बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई थी 483 में राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में। क्वेश्चन पूछ चुका है किस गुफा में हुआ था? सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। उसके बाद इसी का अगला शासक आता है उदायन, 461 से 445 तक BC तक ना उदायन आता है। और उदायन को भी पितृहंता कहा जाता है। ये भी अपने पिता को मार देता है और मारने के बाद उस समय की एक शहर हुआ करता था बुलंदीबाग शहर। बुलंदीबाग का नाम बदल के पाटलिपुत्र कर देता है और अपनी राजधानी राजगीर से कहाँ ले चला जाता है? पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन पूछता है वो कौन सा राजा हुआ जिसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो कौन किया था? उदायन। इसी ने उस पाटलिपुत्र का नाम बदल के, बुलंदीबाग का नाम बदल के पाटलिपुत्र किया था, ठीक ना। तो ये हो गया इसकी राजधानी। उसके बाद इसके उदायन के 3 पुत्र हुए। आपका पहला था अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक।
अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ध्यान दीजिए, हमने ये ध्यान दिखाई दे रहा होगा तो बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ये धीरे धीरे इसी समय से अपना करते करते इसमें 4-5 साल तक आपस में लड़ते रहते हैं तीनों भाई। कुछ समय तक अनिरुद्ध बनता है राजा, फिर मुंडक बनता है, अंतिम जो राजा आता है आपका नागदशक। नागदशक का जो कार्यकाल होता है वो 436 बीसी से 412 बीसी तक, 436 बीसी से 412 बीसी तक अंतिम शासक बनता है नागदशक। अंतिम शासक मगध इसका हर एक वंश का अंतिम शासक नागदशक। और नागदशक का उसी का मंत्री होता है, मार देता है शिशुनाग, उसी का मंत्री शिशुनाग उसे मार देता है और अपना स्थापना कर देता है एक अलग वंश का, शिशुनाग वंश का। ठीक ना, तो समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखेंगे इसी के आगे शिशुनाग वंश क्या। तो अब देखते हैं हम लोग शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के संस्थापक थे आपके शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे आपके शिशुनाग। शिशुनाग ही उदयन का हत्या किया और एक नए वंश की स्थापना कर दिया, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे और इसने पाटलिपुत्र, इसने राजधानी पाटलिपुत्र से उठाकर फिर वैशाली कर दिया। पाटलिपुत्र से वैशाली, केवल एक कार्य इसका ध्यान रखना है कि इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। फिर अगला शासक हुआ, इसी का पुत्र हुआ कालाशोक, इसका पुत्र हुआ कालाशोक। और कालाशोक के सबसे समय की 2 उपलब्धियां है। इसके समय दूसरी जैन संगीति हुई थी 383 बीसी में, 383 ईस्वी पूर्व में जैन धर्म, बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 में, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में हुई थी। तो वैशाली में जब बौद्ध संगीति हो रही है तो वहाँ अलग अलग लोग आएंगे, तो वहाँ की सारी खुफिया जानकारी को लोग जान जाएंगे। तो इसके लिए उसने बचाव के लिए फिर से अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। तो 2 रखेंगे। इसी का बाप यानी आपका शिशुनाग ने राजधानी पटना से वैशाली ले गया। फिर उसका लड़का आया कालाशोक वैशाली से पटना ले गया। फिर दूसरे समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। इसी का अंतिम शासक था नंदीवर्मन। अंतिम शासक नंदीवर्मन। ध्यान दीजिएगा, नंदीवर्मन एक जगह और थे आपके, महावीर स्वामी का भाई नंदीवर्मन थे, महावीर स्वामी के भाई नंदीवर्मन थे। तो ये थे आपके नंदीवर्मन। और अंतिम शासक होते नंदीवर्मन। नंदीवर्मन का ही एक मंत्री होता है, महामंत्री होता है, और वो महामंत्री नंदीवर्मन की हत्या कर देता है। इधर देखिए कोई विदेशी आक्रमण नहीं हो रहा है, उसी के मंत्री ही उसकी हत्या कर दे रहे हैं, या उसका कोई जान पहचान वाला ही मारकर अपना एक नए वंश की स्थापना कर रहा है। तो इसका मंत्री होता है महापदम नंद। और महापदम नंद इसका हत्या करके एक नए वंश की स्थापना कर देता है, नंद वंश। तो नंद वंश आप पूछेगा तो नंद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो नंद वंश के संस्थापक हो जाएंगे महापदम नंद। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद। ये जाति का शूद्र जाति का था और ये अपने आप को सर्व छत्रांतक कहता था। सर्व छत्रांतक की उपाधि लिया था। सर्व छत्रांतक का मतलब होता है सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। तो इसने अपने को सभी क्षत्रियों की हत्या कर देता था और अपने आप को सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण किया था। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी जाति या किसी चीज की आप एक बार में या आप उसके पूरे समूल विनाश नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस जाति के समक्ष अन्य जातियां भी आ जाती हैं सिंपैथी में, ठीक ना। तो इसने पूर्ण रूप से नाश नहीं कर पाया और इसने कलिंग को जीत लिया था। और कलिंग को जीतने के बाद एक राट की उपाधि धारण किया, यानी एक राट की उपाधि धारण किया। इतना हरामी था कि अपने आप को परशुराम का अवतार मानता था। तो पूछेगा वह कौन सा राजा था जिसने परशुराम का अवतार कहा था? तो कौन था आपका? महापदम नंद। इसके 8 पुत्र थे। इसके 8 पुत्र थे, जिसमें से एक इसका पुत्र था घनानंद। तो अंतिम में यही आपका बैठा था। तो अंतिम शासक कौन था आपका? घनानंद। और जब घनानंद बैठा तो घनानंद 1 नंबर का मतलब बिखिया इंसान था। हमेशा दारू पी कर नशे में रहता था हमेशा। उसके बाद इसने एक काम किया था, कलिंग में नहर बनवाया था। ठीक, कलिंग में नहर बनवाया था। उसी के समय जब घनानंद आता है 326 बीसी के करीब में, तो उसी समय पीछे से आपके विदेशी आक्रमण करने वाले आने लगते हैं। जैसे में
326 में जब भी साम्राज्य पे बैठता है तो उसी समय विदेशी आक्रमण, सिकंदर भारत पे आक्रमण कर रहा होता है। सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा होता है। तो पहले देख लेते हैं विदेशी आक्रमण। इससे पहले एक आक्रमण हुआ था बिम्बिसार के समय, डेरियस प्रथम ने किया था। ईरान का शासक था डेरियस प्रथम, पहली बार भारत में आक्रमण किया था। उसने कंधार और कम्बोज को जीत लिया था। उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया था। फिर उसके बाद घनानंद के समय आया आपका सिकंदर। घनानंद के समय सिकंदर आया था, यूनान का रहने वाला था। इसके पिता का नाम फिलिप था। इसके पिता का नाम फिलिप था, गुरु का नाम अरस्तु था, घोड़े का नाम बुके फराल था, पत्नी का नाम रेक्सोना था, ठीक ना। तो इसने सिकंदर ने इसी जो डेरियस हकमनी वंश का था, हकमनी वंश का शासक था डेरियस प्रथम, इसी हकमनी वंश का अंतिम शासक था डेरियस थर्ड। तो जब सिकंदर आया भारत पे आक्रमण करने के लिए तो इसने आपका यूनान, फिर उसके बाद तुर्की, फिर इराक, ईरान सबको जीतते हुए आ रहा था और ईरान में हकमनी वंश को विनाश कर दिया। हकमनी वंश के डेरियस प्रथम को हरा दिया और इसी डेरियस प्रथम के यहाँ से रेक्सोना नामक लड़की से विवाह किया। और उसके बाद जानते हैं सिकंदर महान क्यों कहलाया? सिकंदर महान इसलिए कहा है कि ये जिस भी साम्राज्य पे अटैक करता था वहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाता था और वहाँ की संस्कृति को भी नुकसान नहीं पहुँचाता था, केवल वहाँ के राजा को हटा देता था, पराजित करके हटा देता था। तो इसीलिए सिकंदर महान कहलाया, ठीक ना। महान का मतलब होता है कि जीतने के लिए तो सभी लोग जीत सकते हैं लेकिन महान नहीं कहा सकता। इसलिए सिकंदर को महान कहने का तात्पर्य ये था कि वहाँ के लोगों का नुकसान नहीं करता था, वहाँ की संस्कृतियाँ का नुकसान नहीं करता था, केवल वहाँ के राजा को हटा देता था। तो इस सिकंदर ने डेरियस थर्ड को हराया और डेरियस थर्ड को हराने के बाद ये सीधे अब भारत की साइड में बढ़ने लगा। ईरान से आपका अफगानिस्तान वगैरह को जीतते हुए भारत के साइड में बढ़ने लगा। तो अफगानिस्तान में गंधार, और गंधार का शासक था उस समय का आम्बिक। गंधार का शासक था आम्बिक। ये एकदम एक नंबर का निठल्ला था। जब देखा कि हमारे पे कोई विदेशी आक्रमण करने आ रहा है, स्वतः इसने अधीनता स्वीकार कर लिया कि हम आपके चाहने वाले हैं। पहले से देख भी रहा था कि किसी का नुकसान तो करता नहीं है, केवल राजा को हटाता है, तो खुद ही उसकी और दूसरे राजा को बैठा देता है। तो कहा कि मैं खुद ही आपका अधीनता स्वीकार कर लेता हूँ, मैं ही रहूँगा, जो चाहिए आपको हम देता रहूँगा। तो उसके बाद ये अधीनता स्वीकार कर लेता है और आगे बोल देता है कि आगे चलिए आगे, और आप मतलब भारत में एंट्री करने लगता है, ठीक ना। तो भारत में एंट्री करते समय 326 बीसी में पोरस नामक राजा से आक्रमण होता है। पोरस नामक 326 में पोरस नामक राजा से आक्रमण होता है। और झेलम नदी आपको भी पढ़ा चुके हैं, झेलम नदी ना। झेलम नदी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए जाती है झेलम नदी। तो झेलम नदी पर पोरस से लड़ाई होता है। इसी लड़ाई को हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि झेलम नदी को सब पहले यूनान वाले सब हाइडेस्पीज नदी बोलते थे। तो हाइडेस्पीज नदी पर ही हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था, ठीक ना। किसके बीच? तो पोरस और सिकंदर के बीच, जिसमें पोरस तो युद्ध तो करता है लेकिन हार जाता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, हार जाता है। लास्ट में वो अधीनता स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जबरदस्ती फिर क्या होता है, अधीनता स्वीकार कराया जाता है। अधीनता स्वीकार करने के बाद फिर यह आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तब तक यही गंधार के तक्षशिला के आचार्य होते हैं चाणक्य जाते हैं घनानंद के पास और घनानंद से कहते हैं कि भारत अब मगध संकट में है, उधर से सिकंदर ने आक्रमण कर दिया है। ये पूरा नाच गाने में एकदम लीन रहता है और ये उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। जब थोड़े से गुस्से टाइप में बोलते हैं तो घनानंद गुस्सा आ जाता है, गुस्सा के इनका चोटी पकड़वा के बाहर फेंकवा देता है। तो उसी समय बाहर जाके चाणक्य कहते हैं, इनका कथन भी है, तूने मेरी शिखा खोली है, एक दिन मैं तुमको पूरा संपूर्ण नाश कर दूंगा। उसके बाद तब तक सुन लेता है, कोई बोलेगा तो सुनबे नहीं करेंगे, सुन लेता है। फिर उनको तुरंत सैनिकों से कहता है कि सैनिक जाओ उसे पकड़ ला। तब तक वो निकल जाते हैं छुपते जाते हैं। तब तक उन्हें एक बालक मिलता है, चंद्रगुप्त नामक एक बालक मिलता है। वो बालक बहुत ही गरीब परिवार का था, बहुत ही गरीब परिवार से था और बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करता है। लेकिन उसके अंदर चाणक्य तेज देखते हैं, एक तेज
वो अपने मामा को छुड़ाने के लिए खुद ही बंदी बन जाता है। एक ऐसे ही एक कोई डाकू रहता है, वो वहाँ खुद बंदी बन जाता है। तो उसकी तेज को देखकर चाणक्य उसे छुड़ा लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं तक्षशिला। तक्षशिला में उन्हें ज्ञान, उसे अपनी विद्या सिखाते हैं। और विद्या सिखाने के बाद अंत में धीरे धीरे जब उस समय 326 ईस्वी का समय, लगभग 3 साल 4 साल जाता है, 326 से 323 में जब आता है, तो 323 में जब धीरे धीरे ही झेलम नदी को पार करते हुए अंत में आते हैं। झेलम नदी के बाद आपका पड़ता है ब्यास नदी। वर्तमान में किस हिमाचल प्रदेश से निकलती है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी के पास पहुंचते हैं सब, ब्यास नदी के पास पहुंचते हैं और ब्यास नदी को पार नहीं करने देते हैं। उसी समय आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्हीं के सैनिकों का वेशभूषा धारण करके उन्हीं के सैनिकों में घुस जाते हैं। और उसी समय चाणक्य विष देने में माहिर होते हैं। 1 दिन में खाओ, 2 दिन बाद मरो, एक दिन खाओ, 10 दिन बाद मरो, ऐसे रहते हैं। तो इन लोग एक अफवाह फैला देते हैं कि जो भी आपके ब्यास नदी को पार करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कई लोग पार करते हैं, 1-2 दिन बाद जहर देने के कारण वो सब मर जाते हैं, जिसके कारण इनके सैनिकों में बहुत ही ज़्यादा अफवाह फैल जाती है। उनके सैनिक और चंद्रगुप्त मौर्य इसका सिकंदर की सैनिक वापस लौट जाती है। और 323 ईस्वी में पूछता है कि कौन सिकंदर किस नदी को पार नहीं कर पाया था। तो ब्यास नदी को पार, या ब्यास नदी को यूनान में हाइफोनिया कहा जाता है, ब्यास या हाइफोनिया नदी को पार नहीं कर पाया। और 323 बीसी में, 323 ईस्वी पूर्व में वापस लौट जाता है। 323 बीसी में वापस लौट जाता है। और वापस जाते समय बेबीलोन में सिकंदर की डायरिया होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में झूलता बगीचा है और वहीं पे इसके घोड़े की भी मृत्यु हो जाती है, बुके फराल की। फिर उसके बाद इसके 2 सेनापति हुआ करते थे, एक सेलुकस निकेटर और दूसरा नियारकस। सेलुकस निकेटर और नियारकस। तो जो आपका ईरान अफगानिस्तान का क्षेत्र था, उस पे सेलुकस निकेटर वहाँ शासन करने लगता है और बाकी सब चले जाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद नंबर आता है घनानंद का। घनानंद की पुत्री होती है दुर्धरा। घनानंद की पुत्री होती है दुर्धरा। दुर्धरा इतना खराब शासक रहता है कि अपनी प्रजा को ही नुकसान कर देता है। इसका जब बर्थडे आता है तो अपने जन्मदिन के समय कहता है कि मेरे जितना मेरा भार है उतना तौल के सोना या चांदी रखा लोग दान करो। सोचिए कि बेचारे गरीब लोग भी उतना सोना चांदी ऐसे कर के रखते हैं, दान करते हैं। इतना खराब शासक रहता है। मतलब इसे कहीं से ना कहीं से सैन्य किसी पे आक्रमण तो नहीं कर पाता है, लेकिन अपनी प्रजा से ही बहुत सारा टैक्स लेने लगता है, जिसके कारण इसकी जो पुत्री होती है इसे पसंद नहीं करती है। और अंत में जब चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर को भगा लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, तो अंत में नंबर आता है घनानंद का। और दुर्धरा, इसकी पुत्री दुर्धरा के कारण ही इसकी मृत्यु होती है। घनानंद को मार दिया जाता है। और घनानंद को मारने के बाद अंत में चंद्रगुप्त मौर्य दुर्धरा से शादी कर लेते हैं और वहीं से एक नए वंश की स्थापना होता है, जिसका नाम है मौर्य वंश। मौर्य वंश आपका 321 से चलता है, 321 बीसी से चलता है मौर्य वंश के बाद आपका आएगा शुंग वंश, फिर कर्ण वंश। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य का, फिर दुर्धरा, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी होती है दुर्धरा, और दुर्धरा का लड़का होता है बिंदुसार। बिंदुसार का लड़का अशोक का लड़का जल्दी बताइए, ऐसे ही आते हैं, ठीक ना। उसके बाद अंतिम शासक इसी का आता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है बृहद्रथ। ऐसे ही चलता है। फिर उसको मार देता है शुंग वंश, और स्थापना पुष्यमित्र शुंग मार देता है, स्थापना कर देता है शुंग वंश का, ठीक। उसका सेनापति होता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं मौर्य वंश के बारे में।